ATC World, a desire to connect the world. Hello, good morning friends. Today I am going to teach you accounting session. I hope you all are happy and healthy. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. आज के क्लास हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. आखिर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्यों है. जब हम जन्म लेते हैं उस समय से अकाउंटिंग प्रारंभ हो जाती है. हम जन्म के टाइम को याद करते हैं, उस तिथि को नेक्स्ट ईयर मनाते हैं डेट ऑफ बर्थ के रूप में, तो वहीं से आपकी अकाउंटिंग चालू हो जाती है. तो देखते हैं आज अकाउंटिंग बेसिक्स में आपको क्या पढ़ना है और क्या समझना है. तो पिछली क्लास में हमने लाइव क्लासेस दे करके आपको अकाउंटिंग डेफिनेशन के बारे में बताया था. तो यहाँ से हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे. तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि आखिर अकाउंटिंग है क्या. इसका हिंदी और इंग्लिश हम दोनों आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. इसका जो लिटरेरी मीनिंग है हिंदी में, लेखांकन एक महत्वपूर्ण तरीके से और पैसे के संदर्भ में रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और संक्षेपण करने की एक कला है. लेन देन और घटनाएं जो कम से कम एक वित्तीय चरित्र के हिस्से में और परिणाम की व्याख्या है. तो ये तो आपका किताबी नॉलेज है. हम जो कल चर्चा किए थे उसको हम यहाँ से रिवाइज करना चाहेंगे कि जो आपको क्लास हम दे रहे थे तो वहाँ पर उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए हमको यहाँ पर कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ा. तो चलते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग में. अकाउंटिंग शब्द जो है इसको हम तोड़ते हैं. अकाउंटिंग में एक शब्द है अकाउंट और उसके बाद आईएनजी जुड़ा हुआ है. तो आईएनजी को हम पहले हटा देते हैं. अकाउंट से अकाउंटिंग बना है. जब हम अकाउंट क्रिया के बारे में सोचते हैं तो इसके बारे में जानते हैं. अकाउंट मतलब क्या होता है. अकाउंट का अर्थ होता है कारण बतलाना, जिसके लिए अंग्रेजी में फ्रेजल वर्ब भी है. अकाउंट फॉर मतलब किसी भी तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए जो हम कारण प्रस्तुत करते हैं वहां पर अकाउंट फॉर का इस्तेमाल करते हैं. तो यहां पर अकाउंटिंग का क्या तात्पर्य है. अकाउंटिंग का वाणिज्य में जो अर्थ होता है लेखांकन होता है. तो लेखांकन क्या हुआ, अब यहां से इसके टर्म को समझते हैं. तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. सबसे पहले इसमें जो दिया गया है, अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड करने की एक कला है, क्लासिफाई करने की कला है, समराइज करने की कला है. किस तरीके से, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर. किसका हम रिकॉर्ड करेंगे, किसका हम वर्गीकरण करेंगे, किसका हम समरी बनाएंगे. हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, बिजनेस में होने वाले इवेंट्स का, और जो कम से कम, यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. अर्थात कि बिजनेसमैन का जो फाइनेंशियल भाग है उसमें जो होने वाले घटनाएं हैं. तो कौन सी घटनाएं होते हैं, लेन देन की घटनाएं हैं. उनसे जुड़े हुए जितने भी तथ्य आएंगे, उनसे जुड़े हुए जो भी रिकॉर्ड होंगे, उनसे जुड़े हुए जो भी क्लासिफाइंग होगा, उनसे जुड़ा हुआ जो भी समरी होगा, उसकी चर्चा में अकाउंटिंग में करता है. तो इसके लिए और हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाना चाहेंगे आखिर रिकॉर्डिंग क्या है, कि किस प्रकार से एक बिजनेसमैन अपने खाता बही का जो ट्रांजैक्शन होता है, उसमें जो इवेंट्स होता है, कैसे सजाता है. तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक बुक कीपिंग तैयार करता है. बुक कीपिंग में उसको दर्ज करता है और उसको फिर से फ्रेश करके, जिसको हम जर्नल बोलेंगे कंप्यूटर की भाषा में, खास करके वाणिज्यिक भाषा में, तो उसका जर्नल वो तैयार करता है. जर्नल के आधार पर उसका वो बैलेंस शीट तैयार करता है और बैलेंस शीट के आधार पर ही उसका फाइनल अकाउंट तैयार होता है. तो आगे देखते हैं. यहां पर हम एक कंसेप्ट लेकर आपके पास आए हैं, क्योंकि आज हमको सिर्फ समझना है कि अकाउंटिंग क्या है. यहां पर देखिए, यह दो शब्द से मिलकर बना है, लेख और अंकन. आखिर लेख और अंकन क्या हो गया, जिसको हम लेखांकन बोलते हैं. लेख और अंकन, लिखना और अंकन का अर्थ होता है अंकों में. वैसा प्रोसेस जहां पर किसी भी घटनाक्रम को लिखित रूप में रखा जाता है उसे अकाउंटिंग
अर्थात लेखांकन कहा जाता है। घटनाक्रम का मतलब रुपयों का आदान प्रदान है। देखिए यहां पर भी सेम चीज दिया गया है। अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ क्या हुआ? लेखांकन। लेखांकन में कितने शब्द हैं? लेखांकन में 2 शब्द हैं, लेख और अंकन। लेख का अर्थ क्या हुआ? लिखना, और अंकन का तात्पर्य क्या है? जिनको हम अंक में उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। यहां पर फिर से देखिए एक छोटा सा यहां पर हमने प्रयास करने का कोशिश किया इसको और तोड़ने का। अकाउंटिंग एक आर्ट है इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं और समराइजिंग करते हैं एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट मैनर की तरह। यहां पर रिकॉर्डिंग का मतलब है कि डेटा को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करता है उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह व्यवस्थित रूप से रखना, समराइजिंग का अर्थ होता है उसको उसकी सही जगह पर पहुंचाना, और सिग्निफिकेंट मैनर का अर्थ है कई तरीके से रखना, या एक जो नियम कॉमर्स के अंदर दिया गया है उसके तहत उसको सजाना। आगे है, इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर हम अकाउंट को डिफाइन करते हैं। ये आपका अकाउंटिंग का तात्पर्य है। आगे जो है हम आपके सामने जो है इसका जो बुकिश तथ्य है उसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको पढ़ा जाए। हमको उम्मीद है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो लेखांकन से कोई भी प्रश्न आपके अंदर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों हम रखे हैं। ये बुक का कंटेक्स्ट है, टेक्स्ट है। आप इसको रोक करके पॉज करके जो जो ज़रूरत वाली चीज़ होगी आप इसका नोट्स बना सकते हैं। बुक अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में कहा गया है, ओवर द सेंचुरीज अकाउंटिंग हैज़ रिमेन्ड रिफाइंड टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस ऑफ द अकाउंटेंट। सदियों से, ओवर द सेंचुरीज, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स भी मिलेगा। अगर आप अंग्रेजी में रुचि रखते हैं, ट्रांसलेशन पार्ट को बढ़िया से जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बेटर हो सकता है। सदियों से लेखांकन, देखिए ओवर द सेंचुरीज अकाउंटिंग हैज रिमेन्ड कन्फाइंड टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस ऑफ द अकाउंटेंट। सदियों से लेखांकन लेखापाल के वित्त संबंधित हिसाब किताब रखने तक ही सीमित रहा। मतलब जो हम शुरू से अभी तक करते आए हैं, लेखांकन जो कार्य है, लेखापाल मतलब जो अकाउंटेंट जो लेखा तैयार करता है उनके हिसाब किताब तक ही सीमित रहा है। लेकिन आगे देखिए, बट टुडेज रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हैज फोर्स्ड द अकाउंटेंट्स टू reassess their roles and functions both within the organizations and the societies। अब यहां पर देखिए कुछ वर्ड्स भी आ रहा है, इसको भी आप यहां पर ध्यान में रखें। परंतु आज के तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण ने लेखापाल को संगठन एवं समाज दोनों में अपनी भूमिका एवं कार्यों के पुनः मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द रोल of an accountant has now shifted from that of a mere recorder of transactions to that of the member providing relevant information to the decision making team। अब यहाँ से देखते हैं कि लेखापाल की भूमिका अब मात्र व्यापारिक सौदों के हिसाब लेखक से निर्णायक मंडल को उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने वाले लेखक सदस्य के रूप में हो गई है। मतलब अब हम लोग लेखांकन को धीरे धीरे भली भांति समझने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास आज रजिस्टर से हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, डिजिटल पार्ट में पहुँच गए हैं, जहाँ पर लेखांकन जो है बहुत ही आसान हो चुका है। लेखांकन अब डिफ़िकल्ट नहीं रहा। लेखापाल को मुंशी जी भी कहा जाता है और मुंशी जी पर हमारा सारा बिजनेस निर्भर करता था। और एक जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजर है, अगर हम सिर्फ कॉपी तक सीमित रखते हैं, नोट्स तक सीमित रखते हैं, नोटबुक तक सीमित रखते हैं, तो हमको बार बार उस नोट या नोट्स को देखना होता है, जो बिजनेसमैन सही तरीके से नहीं देख पाता है। और उसकी जो क्लियरिटी है, उनकी जो विजिबिलिटी है, उनका जो विजुअलाइजेशन है वो 100% संभव नहीं है। लेकिन डिजिटल के क्षेत्र में जब हम अकाउंट्स सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे, हम कहीं से भी किसी भी वक्त आसानी से देख सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझ सकते हैं, उनका निचोड़ हम निकाल सकते हैं और उनका जो क्लासिफिकेशन तैयार किया गया है उनको आराम से हम समझ सकते हैं। ये यहाँ से विस्तृत रूप से यहाँ पर दिया गया है। ब्रॉडली स्पीकिंग, अकाउंटिंग टुडे इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग
एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, विस्तृत रूप से लेखांकन आज मात्र पुस्तक लेखन एवं वित्तीय प्रलेख तैयार करना ही नहीं बल्कि उससे बहुत आगे है। तो कहने का मतलब है कि हम सिर्फ अब नॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए हम अकाउंट्स नहीं करते हैं, हम कहीं और ज़्यादा चीज़ अकाउंटिंग सेशन में प्राप्त करना चाहते हैं। अकाउंटेंट्स आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एक्साइटिंग न्यू ग्रोथ एरियाज सच एज forensic accounting, solving crimes such as computer hacking and the theft of large amounts of money on the internet, e-commerce, designing web-based payment system, financial planning, environmental accounting, etc. अब देखिए आगे क्या यहाँ पर हिंदी में है, लेखापाल आज नए विकसित क्षेत्रों जैसे न्यायालयिक लेखांकन, कंप्यूटर हैकिंग एवं इंटरनेट पर बड़े पैमाने में धन की चोरी जैसे अपराधों को हल करना है। ई कॉमर्स, वेब आधारित भुगतान प्रणाली, वित्तीय नियोजन, पर्यावरण लेखांकन आदि में कार्य करने के योग्य हैं। अब कितना सुंदर यहाँ पर तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि हम लोग जो है अकाउंटिंग को विस्तृत रूप से इस्तेमाल करते हैं, हर क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि क्राइम का रिपोर्ट हमको निकालना है, जजमेंट्स का हमको उसका निचोड़ निकालना है, तो अकाउंटिंग सेक्शन से हम करने लगेंगे या करने लगे हैं। दिस रियलाइजेशन कैम ड्यू टू द फैक्ट दैट अकाउंटिंग इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मैनेजर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन्स नीड इन ऑर्डर टू मेक बेटर डिसीजंस। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, इस अनुभूति का कारण है कि आज लेखांकन प्रबंधकों एवं दूसरे इच्छुक व्यक्तियों को वह सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम है जो उन्हें निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर सके। तो सबसे पहले अकाउंटिंग की जो विशेषता यहाँ पर उभर के आ रही है कि हम कोई भी डिसीजन तैयार करते हैं, डिसीजन हम तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक आपको उसका निचोड़ पता नहीं है। डिसीजन हम तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक उसका स्टेटस पता नहीं है। जब हम किसी चीज़ का स्टेटस जान लेते हैं, उनके वैल्यू को समझ लेते हैं और आने वाले समय में हम कहाँ तक अपने आप को आंकते हैं, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, अगर ये समझ में आ जाती है तो हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये संभव कैसे है, ये संभव है अकाउंटिंग करने से, अकाउंटिंग को समझने से। फिर आगे देखते हैं, दिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ग्रेजुअली assumed so much importance that it has now been raised to the level of an information system। अब यहां से हम आगे देखते हैं कि क्या यहां कहना चाह रहे हैं कि किस क्षेत्र में अकाउंटिंग जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो चुका है। समय के साथ लेखांकन का यह प्रश्न इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया है कि आज यह सूचना प्रणाली के स्तर तक पहुंच गया है। तो सूचना प्रणाली तक पहुंचा है और सिर्फ सूचना का बंटवारा ही नहीं बल्कि बहुत सारे डिसीजन हम यहां से ले सकते हैं। आगे देखते हैं, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इट कलेक्ट्स डेटा एंड communicates economic information about the organization to a wide variety of users whose decisions and actions are related to its performance. This introductory chapter therefore deals with the nature, need and scope of accounting in this context। ये आगे इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर हम एक सूचना प्रणाली के रूप में यह मतलब अकाउंटिंग किसी भी संगठन की आर्थिक सूचनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर उनका संप्रेषण उन विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक करता है जिनके निर्णय एवं क्रियाएं संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। अतः यह परिचय रूपी प्रारंभिक अध्याय इसी संदर्भ में लेखांकन की प्रकृति, आवश्यकता एवं क्षेत्र की व्याख्या करता है। यहाँ पर सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग स्टाइल, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन है यहाँ से थोड़ा सा दूरी होने के कारण और छोटे छोटे अक्षर होने के कारण इस तरह की परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप जो भी व्यूवर्स होंगे आप इनको थोड़ा सा स्टडी कीजिए। बुक में ये सब सारी चीज़ लिखे हुए हैं लेकिन आपको बुक परचेज करना पड़ेगा। अब क्या है कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड में हमारे पास समय ज़्यादा नहीं हो पाता है।
हम मोबाइल पर जुड़े रहते हैं, हर चीज़ चाहते हैं कि तुरंत 1 सेकंड में आ जाए। तो हमको उम्मीद है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब को बढ़ाने में आप मेरी मदद कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि आपका ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और यहाँ पर आप इसको पॉज करके इंस्टेंट आप फ़ायदा ले सकते हैं। हो सकता है कि मैंने जो इसका स्टडी किया, अध्ययन किया, उसमें से आपको बोरिंग हो सकती है, लेकिन आप इसको जूम करके इसका नोट्स बनाइए, इसमें जो भी अच्छे तथ्य हैं उसको अपने आप में समेटिए और ज्ञान को बढ़ाइए। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम कहीं भी सुख शांति से रह सकते हैं। नॉलेज ही एक ऐसा साधन है जिससे हमको शांति और सुकून मिलता है। तो यहाँ से हमने इसका लिटरेरी भाग को देखा, बुकिश भाग को देखा। आगे अब हम देखना चाहेंगे कि आखिर अकाउंटिंग शब्द में कौन कौन ऐसा तथ्य है जिसको हमको याद रखना है। तो हम आगे देखते हैं इसका भाग। इसमें देखते हैं सबसे पहले कि द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। कौन कौन सा ऐसा तथ्य है जो अकाउंटिंग शब्द में, यानी अकाउंटिंग के डेफिनेशन में यूज किया गया है। द फॉलोइंग फैक्ट्स यूज्ड इन द टर्म अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में 3 शब्द जो महत्वपूर्ण शब्द हैं यूज किया गया है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। अब इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं आगे। रिकॉर्डिंग आखिर क्या है? रिकॉर्डिंग स्टैंड्स फॉर राइटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन एज रफ वर्क और कीपिंग इट ऑन रफ पेपर फॉर फर्दर पोस्टिंग। आगे के पोस्टिंग के लिए जो हम रफ पेपर तैयार करते हैं अपने ट्रांजैक्शन का। हर बिजनेसमैन रोजमर्रे की जिंदगी में जो सेल करता है, जो परचेज करके लाता है, और खास करके जब काउंटर पर जो ट्रांजैक्शन होता है उसको रफ तैयार करके अपने डायरी में मेंटेन करता है, तो वो आपका जो है पहला भाग है रिकॉर्डिंग। जब तक, और इसको कहा जाता है कि रफ है, बुक कीपिंग को रफ रद्दी बही कहा गया है। लेकिन रद्दी बही इतना महत्वपूर्ण है कि रद्दी बही के आधार पर ही हम आगे अपने ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। यदि आपके पास बुक कीपिंग मैनेज तरीके से नहीं रखा हुआ है, आप उसको संजो करके नहीं रखते हैं, तो आप जब फाइनल अकाउंट में पहुंचेंगे, जब आपकी गड़बड़ी होगी, तो आपको बुक कीपिंग ही हेल्प कर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप फिर उसी रद्दी बही को खोजते हैं और वहां से आप अपने डेटा को स्टोर करके फिर से उसको मैनेज करते हैं अपने अकाउंट को। तो इसलिए बुक कीपिंग जो है, यानी रिकॉर्डिंग, जो पहला ट्रांजैक्शन का भाग है अकाउंटेंट के लिए, ये रिकॉर्डिंग ही है। रिकॉर्डिंग को बहुत ही माइनर तरीके से और बहुत ही बैलेंस पूर्वक किया जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग रेफर्स टू द क्लासीफाई। यहां पर देखिए, थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं। रेफर्स टू क्लासीफाई, इसको इस तरह से आपको रखना है। तो किस चीज को ये रेफर्स करता है? क्लासीफाई इन ए सिग्निफिकेंट मैनर अकॉर्डेंस विद इट्स नेचर। इसको भी ठीक कर लेते हैं। जब भी हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनका एक नेचर होता है। नेचर के आधार पर उनका वर्गीकरण करना क्लासीफाइंग कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में 6 के स्टूडेंट हैं, 7th के स्टूडेंट हैं, 8 के हैं, 9th के हैं और 10th के हैं। तो 10th वाले छात्र 6th क्लास में जाके नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन हो चुका है कि आपका ये वर्ग है, आपको यहीं पर बैठना है। उसी तरह से 6 वाले बच्चे 7th में जाके नहीं बैठेंगे, 8 वाले 10th में नहीं बैठेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभार जब हम प्रोग्राम करते हैं, हो सकता है कि 6th क्लास आपकी बहुत बड़ी है और कोई इंफॉर्मेशन हमको देनी है, तो हम सभी क्लास को या सभी क्लासेस को एक जगह करके हम उसको रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग में नहीं होता है। अकाउंटिंग में जो उसका नेचर है, नेचर के आधार पर ही हम अपने ट्रांजैक्शन या इवेंट्स का पोस्टिंग करते हैं, और नेचर मैच नहीं करेगा तो क्लासिफिकेशन का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। जैसे हम कॉन्टैक्ट में रखे हैं नेम, एज, एड्रेस। अब कॉन्टैक्ट में जो नेम के कॉलम में हम वहां पर एज नहीं डाल सकते हैं, और एज के कॉलम में एड्रेस नहीं डाल सकते हैं, और मोबाइल के कॉलम में हम ईमेल नहीं डाल सकते हैं। अब यहां पर जो हम उसको अरेंज करेंगे, नेम की जगह हम नेम को पोस्टिंग करेंगे, एज की जगह एज रखेंगे, एड्रेस की जगह एड्रेस रखेंगे। आपको हमेशा मेंटेन करना है उसके फील्ड नेम को, कि फील्ड जो है किस चीज के लिए बना है। एक्सेस में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। आगे जो एक्सेस नहीं पढ़े हैं, डेटाबेस आप पढ़िए और वहां से समझिए कि आपका फील्ड क्या है। फील्ड जो है, हर कॉलम की एक हेडिंग होती है, और हेडिंग के अनुरूप जो भी हम रखते हैं वही क्लासिफिकेशन है। सीरियल नंबर में सीरियल नंबर रखते हैं, पार्टिकुलर्स में
पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर्स डालते हैं, आइटम रहेगा तो आइटम डालेंगे, उसकी क्वांटिटी है तो क्वांटिटी डालेंगे, यूनिट प्राइस है तो यूनिट प्राइस डालेंगे, और टोटल है तो टोटल करेंगे। ऐसा नहीं कि टोटल हम यूनिट प्राइस में डाल दिए और पर्टिकुलर्स को हम टोटल में डाल दिए, ऐसा नहीं होता है। कि उनका जो नेचर है, जो कॉलम का जो हेडिंग तैयार किया गया है, उनके नेचर के आधार पर किया गया है, तो यही क्लासिफिकेशन होता है। तो एक एग्जांपल हम आपके यहाँ सामने क्लासिफिकेशन का रखे हैं, यहाँ पर कैसे क्लासिफाइंग करेंगे एक हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर एक सेल्स रिपोर्ट आपको दिख रहा है, नीचे कॉलम की पहली हेडिंग है डेट, दूसरी हेडिंग है आइटम्स, उसके बाद क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड टोटल। इसको कंप्यूटर की भाषा में फील्ड नेम बोला जाता है, और जब आप डेटाबेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसको आप समझेंगे। तो कॉलम की जो हेडिंग है, ये डेट, आइटम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल, ये क्या है, नीचे दर्शा रहा है कि डेट के कॉलम में हमको डेट लिखना है या लिखा हुआ है। उसी तरह से आइटम्स में आइटम जहां पर लिखा हुआ वहां पर हम आइटम का नाम डालेंगे या आइटम का नाम यहां पर इंगित किया हुआ है। उसी तरह से क्वांटिटी में क्वांटिटी डालेंगे, यूनिट प्राइस में यूनिट प्राइस, और ये दोनों के आधार पर हम इसका टोटल निकालते हैं। तो इसके बाद जो है यहां पर ये तरीका हुआ, यही है क्लासिफिकेशन। यहां पर भी आइटम की जगह हम क्वांटिटी नहीं डाल सकते हैं, यूनिट प्राइस की जगह टोटल नहीं डाल सकते हैं, डेट की जगह हम यूनिट प्राइस नहीं डाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, यही क्लासिफिकेशन हुआ। तो उसका नेचर है, डेट का अपना कॉलम बना हुआ है, डेट के कॉलम में हम डेट डाल रहे हैं, आइटम्स का कॉलम बना हुआ, आइटम्स के कॉलम में हम आइटम्स डाल रहे हैं, और इस प्रकार क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी डाल रहे हैं, और उसके आधार पर हम अपने बिजनेस का मूल्यांकन कर रहे हैं। आगे है समराइजिंग। क्या है, सेम एग्जांपल है। समराइजिंग है, हमने जो सेल्स किया उसका टोटलिंग क्या है, ये जो निचोड़ क्या हुआ, कितने की सेल्स हुई, 28,500 जो है ये हमारी सेल्स है। तो यहां पर हम देख रहे हैं बिजनेस की समरी। तो बिजनेस की समरी हमारे पास कहां पर है, यहां पर है, यहां पर भी बिजनेस की समरी है। यदि हम किसी जगह अकाउंटेंट हैं और आपका ऑर्गेनाइजर जो आपका हेड होगा वो पूछेगा कि अभी तक आपने कितने सेल्स किए हैं, 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक में कितने सेल हुई हैं, तो आप क्या बताएंगे कि 25 पीस माउस बिका, कीबोर्ड 30 पीस बिका और हार्ड डिस्क 10 पीस की बिक्री हुई। इस तरह से आप नहीं बोल सकते हैं। आपका सेल्स जो है, टोटल सेल्स हुआ 65 आइटम्स का, जिसमें 65 आइटम्स में आपने माउस, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क बेचे, और यहां पर आपका जो सेल्स रिपोर्ट फाइनल होकर बना, जो बिक्री हुई 28,500 रुपए की बिक्री हुई। तो टोटल आपके पास ये जो 65 दिखा रहा है, अब जो है टोटल स्टॉक इन हैंड नहीं है, ये यानी यहां पर है कि टोटल, इसको हम यहां से चेंज कर देते हैं, टोटल आइटम्स, जो सेल, टोटल आइटम्स सोल्ड, इसका ये नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहां से हम फिर से आपको दर्शा देना चाहेंगे, क्योंकि हम एग्जांपल के फॉर्म में इसको रखे थे, टोटल आइटम सोल्ड। अब इस कॉलम को भी देख करके, इस सेल को भी देख करके आप उसका समरी बता सकते हैं, एक बार में कितनी बिकी है 65, और टोटल जो उनका प्राइस इन रुपीज में है 28,500। अब यहां से चर्चा करेंगे कि 65 में कीबोर्ड की कितनी बिक्री हुई है। तो आप तुरंत आप कॉलम पर नजर दीजिए, सेल पर नजर दीजिए और देखिए कि कीबोर्ड की कितनी 30 बिक्री हुई है। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि कितने हार्ड डिस्क बिके हैं, 10। यहां पर हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हर तरह का प्रश्न का जवाब आपको रेडी करना है, और एक बार में रेडी करना है। जब आप डेली बाय डेली ट्रांजैक्शन को तैयार करेंगे तो वहां पर जो बनेगा इवेंट्स, जो स्टोर होगा, डे बुक में स्टोर होते जाएगा, और उसी के आधार पर आपका जो हेड है सवाल करेगा। आपको हर सवाल के जवाब को रेडी रखना है कंप्यूटर में या रजिस्टर में। तो ये था अकाउंटिंग का डेफिनेशन, उनका प्रारूप, उनका विश्लेषण। आज हमने अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग में कौन कौन से फैक्ट्स हैं उसको हमने सीखा। हमको उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद होगा। अगर पसंद हो तो लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।